हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए जो है विशेष रूप से यूपी पीसीएस के रिवीजन के लिए एक नई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है जीएस दृष्टि। जीएस दृष्टि करंट अफेयर वार्षिक संकलन, यानी इस पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। बहुत ही आसान तरीके से पिक्चर के मेथड से, इमेज के मेथड से आप लोगों को समझाया गया है ताकि आप लोगों का रिवीजन बेहतर हो सके। आसानी से कम टाइम में सारी चीज़ों को याद रखने योग्य अपने दिमाग में आप सेव कर सके, इसके लिए ये सेशन आपका संचालित हो रहा है। तो एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले राष्ट्रीय परिदृश्य अपलोड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने देखा है, उस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए उसी तरह से इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी लोग शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सारी चीज़ों को काफ़ी शॉर्ट में जो है हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की तरफ। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जितने भी घटनाक्रम हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी आपके महत्वपूर्ण एक प्रकार से इलेक्शन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उन सबको जो है काफ़ी शॉर्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं आज के सेशन को अंतर्राष्ट्रीय आपके परिदृश्य को। और पहला जो घटना है, पहली जो आपके इंसिडेंट है वो है आपका स्टेटस ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023। ये आपका जो है पहली रिपोर्ट है जो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी है? तो स्टेटस ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023, यानी आपको पता है कि आपका जो दुनिया में जो है भारत इस समय पॉपुलेशन के मामले में जो है सबसे शीर्ष पर आ चुका है और ये आपकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है लगभग 8 बिलियन की जनसंख्या पार कर चुकी है पूरे विश्व में। उसके अलावा इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? 8 बिलियन लाइव्स, इन्फानाइट्स पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। इसकी जो है इस बार शीर्षक का थी एक प्रकार से शीर्षक है। जारी कब किया गया है? तो 19 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। और इसके अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है? तो 142.86 करोड़। ठीक है, यहां पर भारत की जनसंख्या है। दूसरे स्थान पर आ चुका है चाइना, जो अभी तक टॉप पर था, अब दूसरे स्थान पर चाइना है। तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया है और पांचवें पर है पाकिस्तान। यानी आपको इस रिपोर्ट से सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया जो है जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूएसए है, चौथे पर आपका जो है इंडोनेशिया है और पांचवें पर कौन सा है? तो पाकिस्तान है। अगर ये क्रम आप लोगों को याद है तो यहां से आपके क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है इस समय? तो लगभग 142.86 करोड़ हो चुकी है और इस प्रकार से भारत जो है सबसे शीर्ष पर पहुंच चुका है। इसको जारी करने वाला जो है संस्था कौन सी है, किसने जो है इस रिपोर्ट को जारी किया है? तो याद रखिएगा इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट थी, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी दुनिया में कौन से देश हैं जो ज्यादा खुश हैं, दुनिया में कौन से देश हैं जो गुस्से में हैं, जो दुखी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, सामाजिक स्तर नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ऐसे कौन कौन से देश हैं उनके बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। अलग अलग माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाती है और इनमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट जो है आपकी 20 मार्च को प्रकाशित की गई है। और जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया भी है कि आपको जो 20 मार्च का दिवस है इसको हम लोग जो है हैप्पीनेस डे, प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन जो है इस रिपोर्ट को 20 मार्च 2023 को जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। ये रिपोर्ट का संस्करण कौन सा है डियर? तो याद रखिएगा ये 11वां संस्करण है और इसमें कुल 137 देशों को जो है इसमें एक प्रकार से रैंकिंग प्रदान किया गया है। आपको पता है लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 136 थी, लेकिन इस बार जो है भारत कितने स्थान पर है? तो 126वें स्थान पर है भारत की रैंकिंग 2023
2023 में, और भारत का स्कोर कितना है तो 4.036 है। ठीक है, उसके अलावा भारत यहाँ पर सबसे कम प्रसन्न देशों की अगर हम सूची देखें, यानी दुनिया के सबसे कम प्रसन्न देश कौन कौन से हैं, सबसे लास्ट में कौन सा है तो उसका नाम है अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान का शासन है। 136 पर है लेबनान, 135 पर है सियरा लियोन, 134 पर है जिम्बाब्वे, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है 133 पर। यानी ये 5 ऐसे देश हैं दुनिया के जो सबसे अप्रसन्न है, सबसे दुखी देशों की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा जो है आपके 5 देश जो सबसे दुनिया में सबसे प्रसन्न हैं, अगर उन देशों की अगर हम लोग बात करें तो प्रसन्न देशों में यहां पर आप देखेंगे फिनलैंड, कौन सा, फिनलैंड जो है टॉप पर है, यानी दुनिया का सबसे प्रसन्न सबसे खुश देश कौन सा है तो उसका नाम है फिनलैंड। डेनमार्क दूसरे पर है, आइसलैंड तीसरे पर है, और आपका इजराइल जो है चौथे पर है, और नीदरलैंड है 5वें स्थान पर। यानी अगर क्वेश्चन बने तो सबसे प्रसन्न देश कौन सा है तो फिनलैंड है, सबसे दुखी देश कौन सा है अफगानिस्तान है, भारत की रैंकिंग क्या है 126 है। 3 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। कब जारी की जाती है तो 20 मार्च को, जब पूरे विश्व में स्वतंत्र एक प्रकार से आपका प्रसन्नता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पीनेस डे मनाते हैं, उसी दिन इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी हो गई रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला कौन सा है आपका महत्वपूर्ण है, एक भारत जापान। इस समय आपके भारत और जापान के बारे में बात करें तो काफी दोनों जो है रणनीतिक दृष्टिकोण से दोनों के लिए 2023 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत G20 और SCO की मेजबानी कर रहा है, जबकि जापान जो है G7 की मेजबानी कर रहा है। इस वजह से दोनों इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं G7 की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, जापान के द्वारा। 2022 में कहां हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जर्मनी किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा 2022 में G7 की अध्यक्षता की गई थी। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है तो भारत कर रहा है, और 2022 में किसने किया था G20 तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। यानी इंडोनेशिया के द्वारा G20 की अध्यक्षता की गई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो आपके भारत और जापान पर्यटन वर्ष जो है 2023 को मनाने की घोषणा की गई है। यानी भारत और जापान के बीच रिश्तों में और नजदीकियां लाने के लिए जो है इसे 2023 के वर्ष को जो है पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। कौन सा वर्ष तो पर्यटन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, याद रखिएगा। और साथ ही साथ भारत जापान राजनयिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ के रूप में वर्ष 2022 को सेलिब्रेट किया गया है। यानी भारत और जापान के रिश्ते बहुत ही मुकाम पर हैं। भारत और जापान के रिश्तों को लगभग 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण पहल है एक प्रकार से पर्यटन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करने की। वजह से तो कई सारे पॉइंट हैं भारत और जापान के रिश्तों के बीच में। बुलेट ट्रेन का निर्माण भारत में कर रहा है जापान। ठीक है, फूमियो किशिदा भी भारत की यात्रा पर आए थे, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो पॉइंट है आपका क्या है तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कौन सा, प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। ये कहां पर आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में 10 मार्च को आयोजित किया गया है। और प्रतिभागी कौन थे तो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो नाम भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम में। भारत के प्राइम मिनिस्टर तो नाम याद ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है तो नाम है एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है, एंथनी अल्बनीज नाम है, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में नाम से क्वेश्चन पूछ लिया तब भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और आंसर करना है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिक्कन यूनिवर्सिटी। कौन सा, डिक्कन यूनिवर्सिटी। ये जो डिक्कन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की है, और इसने अपनी पहली शाखा विदेश एक प्रकार से भारत में किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की पहली शाखा भारत में खोली गई है। उसका नाम क्या है, डिक्कन यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिक्कन यूनिवर्सिटी ने अपनी शाखा खोलने वाला एक प्रकार से विदेशी विश्वविद्यालय की पहली शाखा को भारत में खोलने की मंजूरी दे दी गई है 3 मार्च 2023 को, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिक्कन यूनिवर्सिटी कहाँ की या कौन से देश की यूनिवर्सिटी है जिसने भारत में अपनी पहली शाखा खोलने की अनुमति प्रदान की है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पर, 13वीं विश्व व्यापार सम्मेलन। ठीक है, जो आपका WTO का समिट है, किसकी बात की गई है, WTO की जो है वर्तमान आपको पता है 1995 में स्थापना की गई थी। लास्ट 3 वर्षों से यहां से क्वेश्चन बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि एक अफ्रीकी मूल की महिला को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और महिला अध्यक्ष बनी है, जिस वजह से यहां से क्वेश्चन बन रहा है। नाम क्या है, नागोंजी ओकोंजी इवेला उनका नाम है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपकी जो 13वीं
विश्व व्यापार संगठन है, WTO मंत्री स्तरीय बैठक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। फरवरी 2024 में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा 13वीं। और एक बार सभी लोग जो हैं कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि 12वीं जो आपकी WTO की समिट है मंत्री स्तरीय, उसका आयोजन कहां पर किया गया था? कई बार हम लोगों ने डेली क्लासेस में अपनी चर्चा भी किया है, एक बार कमेंट में आंसर करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां, ये आपकी जारी की जाती है किसके द्वारा? तो सिपरी के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पहला याद रखिएगा सिपरी इसको जारी करती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 13 मार्च 2023 को जारी किया गया है। रिपोर्ट की अवधि क्या है? तो 2018 से 22 तक के अंतर्गत जो है ये रिपोर्ट, यानी जिन जिन देशों ने सबसे ज्यादा आयात किए हैं, निर्यात किए हैं, उन सारे आधार पर इस रिपोर्ट को सिपरी के द्वारा जारी किया गया है। अब इस रिपोर्ट में है क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बारे में बात करें। सबसे पहला, दुनिया के 5 सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले निर्यातक देशों की बात करते हैं, यानी ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने हथियारों का सबसे ज्यादा निर्यात किया है, यानी बेचा है दूसरे देशों को। उनमें सबसे टॉप पर कौन सा है? तो अमेरिका है, फिर रशिया है, फिर फ्रांस है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है, यानी सबसे टॉप पर है अमेरिका। सर्वाधिक हथियारों की बिक्री करने वाला देश है कौन सा? अमेरिका, 2018 से लेकर के 2022 तक के बीच में। ठीक है, दूसरे स्थान पर रशिया है, तीसरे पर फ्रांस है, चौथे पर जर्मनी है, चीन है, जर्मनी है 5वें स्थान पर। तो ये तो बात हो गई 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों की। अब बात करते हैं, जब इन्होंने हथियार बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा, यानी सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश कौन से हैं? तो उसमें भारत हमारा टॉप पर है। कौन सा? भारत जो है सबसे शीर्ष पर है, याद रखिएगा। दुनिया में सर्वाधिक हथियारों की खरीद में इंडिया सबसे शीर्ष पर है, लगभग 11%। पूरे विश्व का जो हथियार है वो भारत ने अकेले खरीदा है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर कतर है, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें पर चाइना है। इतना आपको ध्यान देना है। सर्वाधिक हथियारों का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। सर्वाधिक हथियारों का आयात करने वाला देश कौन सा है? भारत है। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर और बन सकता है, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं कि भारत ने हथियार तो खरीदा है, लेकिन किससे सबसे ज्यादा खरीदा है, यानी कौन से देश से उसने सबसे ज्यादा हथियार लिया है? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा रशिया से, उसके बाद जो है भारत ने फ्रांस से हथियार खरीदे हैं, उसके बाद यूएसए से। ये टॉप 3 देश हैं जिनसे भारत ने सर्वाधिक हथियार खरीदे हैं। रशिया से सर्वाधिक, दूसरे स्थान पर फ्रांस है, तीसरे पर अमेरिका है। याद रखिएगा भारत की हथियारों की खरीद में लगभग 11% की कमी आई है, और इतना ही प्रतिशत, लगभग 11% हथियार पूरे विश्व एक प्रकार से परिदृश्य में भारत ने पूरे विश्व में खरीदा है। 11% हथियारों को एक प्रकार से आयात किया है। सबसे ज्यादा अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के अलावा जो है पाकिस्तान जो है 8वें स्थान पर है। ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं, जिसने जो है 14% जो है इसके हथियारों के आयात में वृद्धि हुई है। ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं इस आपकी सिपरी रिपोर्ट से संबंधित। ठीक है, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको डेली क्लासेस में बताया था, और ये भी हमने आपको बताया है कि डेली आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है डियर, वो ई-दृष्टि करंट अफेयर जो आपका यूट्यूब चैनल है वहां पर चलती है। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया एक बार जरूर ज्वाइन किएगा। वहां पर डेली आपको शाम को 7 बजे क्लासेस आपकी चलती हैं। ठीक है, तो उसमें आपके भी कुछ दिन पहले हमने यहां पर चर्चा किया था, सिपरी के द्वारा एक और रिपोर्ट पेश की गई है, एक और रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें यह बताया गया कि दुनिया के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देश कौन से हैं, यानी अपनी सेना पर सर्वाधिक खर्च करने वाले देश कौन से हैं। तो उनमें जो है आप लोग याद रख सकते हैं अमेरिका, यानी जो यूएसए है टॉप पर है, यूएसए सर्वाधिक खर्च करता है। दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे पर रशिया है और चौथे स्थान पर हमारा भारत है। इतने आपको याद रखना है, यानी सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में यूएसए टॉप पर है, भारत चौथे स्थान पर है। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं कौन सा अगला पॉइंट है आपका। तो अगला जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका एक महत्वपूर्ण जो है रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। यहां पर एक और है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। कौन सा? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये जो है आयोजन कहां पर किया गया है? तो मई 2023 में इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, एक बार कमेंट में आंसर सारे लोग जो है कीजिएगा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। आतंकवाद सूचकांक हमने आपको सारे इंडेक्स जो है क्रम से गिनाए हैं, लगभग 30 से 40 इंडेक्स हमने आपको क्रम से बताए हैं। उम्मीद करते हैं सबको याद होगा।
और ये आपका वैश्विक आतंकवाद जो सूचकांक है 14 मार्च को जारी किया गया है, 10वां संस्करण है और इसमें कुल 163 देश शामिल हैं। अगर इसमें किसी देश की रैंकिंग बेहतर हो तो ये मत समझिएगा कि वो देश काफ़ी अच्छा है, वो देश जो है आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है, इसका मतलब है, याद रखिएगा। ठीक है, 163 देश शामिल हैं जिसमें भारत की रैंकिंग है 13। ठीक है, इसे जारी करता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। अब बात करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो है आतंकवाद से प्रभावित देश कौन से हैं, यानी टॉप पर सबसे देश कौन से हैं। लोग टॉप पर आने के लिए परेशान होते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप टॉप पर हैं तो इसका मतलब आप सबसे खराब देशों में हैं। सबसे ज्यादा आतंकवाद है आपके यहां और सबसे शीर्ष पर कौन है? अफगानिस्तान, क्योंकि यहां तो शासन ही आतंकवाद का है, तालिबान का शासन है अफगानिस्तान में। बुर्किना फासो जो है आपका दूसरे स्थान पर है, सोमालिया तीसरे पर है, चौथे पर माली है और पांचवें पर कौन सा है? तो सीरिया है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण देश हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं पूरे विश्व में। अब अगले पॉइंट की बात करें, यानी आपके भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें, तो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 13th है, याद रखिएगा ना, भारत की रैंकिंग है 13वीं इस आपके आतंकवाद सूचकांक में। लास्ट ईयर भारत जो है 12वें स्थान पर था। भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार आया है, ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। भारत की स्कोर है 7.175, इसके साथ भारत जो है 13वें स्थान पर है। ठीक है, 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला कौन सा है? तो आपका ऑस्कर अवार्ड, 95th ऑफ ऑस्कर अवार्ड 2023, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इस वर्ष क्योंकि भारत के दो महत्वपूर्ण, एक प्रकार से एक सॉन्ग है, उसके अलावा एक आपकी मूवी है जिसको जो है यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑस्कर अवार्ड से, इसलिए जो है आपका ये ऑस्कर अवार्ड इस वर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड में काफ़ी सारे पॉइंट आपको नोट करना है। सबसे पहले सर्वाधिक अवार्ड प्राप्त करने वाली जो फिल्म है उसका नाम क्या है, सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट आपका है सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म का नाम क्या है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कितने पुरस्कार इसने प्राप्त किए हैं? तो 7 अवार्ड इसने प्राप्त किए हैं, ऑस्कर अवार्ड याद रखिएगा। उसके अलावा 12 मार्च को जो है 12 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था, जहां पर ऑस्कर अवार्ड के वितरण की गई है। कहां पर? तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जो है इसका आयोजन किया गया था। ये इसका 95वां संस्करण है। इसे जो है ऑस्कर अवार्ड को हम लोग एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, एकेडमी अवार्ड कहते हैं। संस्करण कौन सा है? तो 95th इसका संस्करण है जिसका वितरण किया गया है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो ऑस्कर अवार्ड है इसके मेजबान कौन थे? तो जिमी केमेल थे, जो यूएसए के हैं, कहां से? अमेरिका के हैं, इसके मेजबान थे। और सर्वाधिक नामांकन वाली जो फिल्म बनी है उसका नाम क्या है? सर्वाधिक नामांकन वाली फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसने 7 पुरस्कार, सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त किए हैं और सर्वाधिक नामांकन वाली फिल्म भी बनी है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें इस आपके महत्वपूर्ण अवार्ड से संबंधित कि किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग, किसको दिया गया है? सेम आपका वही है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन रहा है? नेवेलिनी है। सर्वश्रेष्ठ परिधान डिजाइन कौन सी है? ब्लैक पैंथर आपका वकांडा फॉरएवर है। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये आपका इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। सबसे पहला कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से बने हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी बनी है और भारत के संबंध में क्या यहां पर महत्वपूर्ण है। 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन बने हैं? डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ड बने हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन बने हैं? ब्रेंडन फ्रेजर। कौन सी मूवी से है? द वेल नाम है मूवी का। उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है मिशेल यो, ये आपके मलेशिया की हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। कौन सी मूवी से हैं? तो वही आपकी सेम मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। हर जगह इसी का नाम है, हर जगह चर्चा में है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे कि सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी बनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन है? जेमी ली कर्टिस है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से संबंध इनका भी है, यानी हर जगह एक ही नाम चर्चा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है? के हुई क्वान। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से इनका भी संबंध है। उसके अलावा आपका जो है सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी कौन सा बना है? तो ऑल क्वाइट
ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कौन सा? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी बनी है? तो नाम है गुइलेर्मो डेल टोरोज पिनोचियो, इसका नाम है, याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। कौन सा है? तो आपका सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइलिंग द वेल को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए जो है ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। उसके अलावा आपका जो है सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए किसको दिया गया है? तो ये आपका वुमेन टॉकिंग जो है आपका, और ओरिजिनल और स्क्रीन प्ले के लिए जो है आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में इसको दिया गया है, एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले में आपका वुमेन टॉकिंग को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें इस आपके अवार्ड से संबंधित, उसमें सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी है? सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म कौन सी बनी है? द बॉय, द मॉल, द फॉक्स एंड द हॉर्स। इसका जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मूवी है, एनिमेटेड मूवी बनी है। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन में कौन है? एन आइरिस गुड बॉय है। सर्वश्रेष्ठ दृश्य, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप लोगों ने ये मूवी देखी भी हो, द वे ऑफ वाटर। ये आपका कौन सी है? अवतार। ये मूवी उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाम चर्चा में है सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए जो है अवतार को जो है इस पुरस्कार से ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसके निर्देशक हैं जेम्स कैमरून। कौन है? जेम्स कैमरून। अब बात करते हैं भारत की, यानी भारत के संबंध में कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके इस ऑस्कर अवार्ड में। सबसे पहला भारत की जो है एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर अवार्ड मिला है भारत को, द एलिफेंट विस्पर्स को। ठीक है, किसको मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। और ये जो आपका अवार्ड है ये किससे संबंधित है? ये कहानी किसकी है? तो एक हाथी के अनाथ बच्चे की है जिसका नाम है रघु, उसी से संबंधित कहानी पर आधारित है ये फिल्म, जिसको जो है अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहते थे। ये क्वेश्चन में आपके आ सकता है कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है भारत में? सभी लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। भारतीय प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ है, और ऐसा ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार हुआ है, और इस वजह से ये चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसके निर्देशक कौन है? तो कार्तिकी गोंसाल्वेस हैं। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी है आपकी कौन सी? ऑस्कर पुरस्कार के लिए, जिसका निर्माता है कौन? गुनीत मोंगा। ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए निम्न में से कौन सी फिल्म को पुरस्कृत किया गया है, तो उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, दूसरे पॉइंट की अब बात करते हैं। ये तो हो गई सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। अब बात करते हैं नाटू नाटू। कौन सी? नाटू नाटू। इसको जो है RRR मूवी का एक सॉन्ग है, याद रखिएगा, नाटू नाटू, जिसको जो है बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर विजेता घोषित किया गया है। इस 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में इसको दिया गया था। उसके अलावा ये जो है इसमें कौन कौन से हीरो शामिल हैं, एक निर्देशक, जिसके एक प्रकार से अभिनेता कौन कौन है? तो रामचरण और जूनियर NTR पर फिल्मांकन की गई है ये। उसके अलावा गायक कौन है इसके? राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव जो हैं गायक हैं। ठीक है, और आपके जो हैं इस आपके नाटू नाटू से संबंधित अन्य पॉइंट की अगर बात करें तो इस मूवी एक प्रकार से सॉन्ग के इसको जो है किस श्रेणी में अवार्ड दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का पुरस्कार इसको दिया गया है नाटू नाटू को, याद रखिएगा। तेलुगु भाषा का एक गीत है जिसके गीतकार कौन है? तो नाम है चंद्र बोस, और संगीतकार कौन है? M किरवानी जो है इसके संगीतकार हैं। ठीक है, और जिस मूवी से इसका संबंध है उसका नाम है RRR। ठीक है, और इस मूवी के निर्देशक कौन है? तो नाम है S राजमौली, जिन्होंने इस मूवी को निर्देशित किया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मूवी से संबंधित आपके एग्जाम में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि निर्देशक कौन है, संगीतकार कौन है, हीरो कौन है, सब के बारे में आपको यहाँ पर याद होना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व चर्चा में रही है, नाम है दीपिका पादुकोण। चर्चा में इस वजह से रही है क्योंकि ये पुरस्कार समारोह में शामिल थी। इस वजह से दीपिका पादुकोण जो है 95th ऑस्कर अवार्ड पुरस्कारों में ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल थी, जिसकी वजह से चर्चा में रही हैं, एकमात्र भारतीय थी, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट है ये नाम आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। इंटरनेशनल लेवल में आपको पता है एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी, जो भारत की यात्रा पर थी जब भारत में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया था। रायसीना डायलॉग क्या है? तो रायसीना की पहाड़ी पर जो सचिवालय स्थित है, उसीलिए उस रायसीना पहाड़ी पर वो स्थित होने के कारण उस सम्मेलन को रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। और इसमें
हिस्सा किसने लिया है? तो जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? तो इटली की प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। इन्होंने हिस्सा लिया है, भारत की राज की यात्रा की है इन्होंने 2 से 3 मार्च 2023 के बीच में। 8वें रायसीना संवाद 2023 की मुख्य अतिथि रही हैं और इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्ष 2023 भारत इटली राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 75 ईयर। अभी हमने डिस्कस किया था भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 70 ईयर, जबकि इटली के साथ 75 ईयर। दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगला है आपका लेगाटम समृद्धि सूचकांक। कौन सा? लेगाटम समृद्धि सूचकांक जो है ये आपका लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें महत्वपूर्ण पॉइंट की, सबसे पहले इस सूचकांक में टॉप पर कौन कौन से देश हैं? सबसे शीर्ष के 5 देश कौन से हैं? तो डेनमार्क है, दूसरे पर स्वीडन है, तीसरे पर नॉर्वे है, चौथे पर फिनलैंड है और 5वें पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। इस आपके रैंकिंग में ये 5 सबसे शीर्ष देश हैं। 5 सबसे अंतिम देशों की अगर हम लोग बात करें, सबसे लास्ट में जो हैं, तो उनमें सबसे लास्ट में है साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान आपका है। उसके अलावा जो है आपका यमन है, उसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, अफगानिस्तान है और सोमालिया है। ये आपके 5 सबसे लास्ट वाले देश हैं, सबसे अंतिम देश हैं आपके इस लेगाटम में। और भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करें, यानी भारत का स्थान क्या है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को रखा गया है और भारत की रैंकिंग इसमें है 103। इसी के आसपास जो है भारत आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी है, आपको पता है 107 रैंकिंग है भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इतने पॉइंट आपको याद रखना है इस इंडेक्स से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कौन से देश में जो है बौद्धिक संपदाएं सर्वाधिक हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्वाधिक है, इसके आधार पर जो है ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 को जारी किया गया है। इसके अगर हम बात करें जारीकर्ता कौन है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है वैश्विक नवाचार केंद्र नीति के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। इसमें इस आपके नवाचार में सबसे टॉप पर देश कौन कौन से हैं? सबसे शीर्ष के जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे टॉप पर है अमेरिका, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसका सबसे शीर्ष वाला जो देश है उसका नाम है अमेरिका। दूसरे पर कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पर फ्रांस है, चौथे पर जर्मनी है, 5वें पर स्वीडन है, उसके अलावा 6ठे पर जापान है, 7वें पर नीदरलैंड है, 8वें पर आयरलैंड है, 9वें पर है स्पेन और 10वें पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। यानी विश्व के ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जो विश्व आपके बौद्धिक संपदा सूचकांक में सबसे शीर्ष पर हैं। अब बात करते हैं इसमें शामिल कितने देश हैं, तो टोटल 55 देश हैं। सबसे अंतिम देशों की अगर हम बात करें, सबसे लास्ट में 5 देश कौन कौन से हैं, तो कुवैत 51 पर है, रशिया 54, पाकिस्तान 52 पर है, अल्जीरिया 53 पर है, फिर 54 रशिया है, 55 पर वेनेजुएला है। यानी सबसे लास्ट में कौन है? तो आपका वेनेजुएला है 55 पर। सबसे टॉप पर कौन सा है? तो अमेरिका है। यहाँ पर इस रैंकिंग में शामिल कितने देश हैं? तो 5 देश। इसमें आपके टोटल 55 कंट्रीज जो हैं इस रैंकिंग में आपके शामिल हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। अब आपका नेक्स्ट है कौन सा? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। कौन सा? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी कौन से देश में कितना भ्रष्टाचार होता है, इसके आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कब जारी किया गया है? 31 जनवरी 2023 को इसको जारी किया गया है। यहाँ पर भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 50वीं रैंकिंग है और इसके पहले भी भारत की रैंकिंग 85 थी, याद रखिएगा। इसके पहले भी जब रैंकिंग जारी की गई थी भारत 85 रैंकिंग थी। सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन से हैं पूरी दुनिया में? सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाले देश हैं कौन सा? सोमालिया है, फिर सीरिया है, फिर दक्षिण सूडान है। यानी सबसे लास्ट में कौन है? तो सोमालिया है। सबसे जहाँ पर कम भ्रष्टाचार होता है उन देशों की बात करें तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। आप देखेंगे जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ज़्यादातर सूचकांक में वो सबसे टॉप पर हैं, ठीक है। नॉर्डिक कंट्रीज का मतलब होता है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे जो आपके देश हैं ये ज़्यादातर सूचकांक में आपको टॉप पर दिखाई पड़ेंगे और यहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार है इन 3 देशों में, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस आपके महत्वपूर्ण सूचकांक को जारी किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब है आपका भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष
कौन से? वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है भारत। क्या है वासेनार व्यवस्था? तो एक प्रकार से निर्यात को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये व्यवस्था जो है आपकी कंट्रोल करती है और इसमें 1 जनवरी 2023 से भारत इसका आधिकारिक मेंबर बन चुका है। वासेनार के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष बना रहेगा। 1 वर्ष का भारत का कार्यकाल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर से एक इंडेक्स है, नाम है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 आपका है, काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका केंटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी में आपका जो है इसके द्वारा जारी किया गया। 2 साथ में संस्थान है, केंटो और फ्रेजर, इन दोनों संस्थानों के द्वारा संयुक्त रूप से इस आपके ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। सूचकांक का जो है संस्करण कौन सा है? तो 8वां है। कितने देश शामिल हैं? तो इसमें आपके 165 देश इसमें शामिल हैं और इसमें आपका वैश्विक औसत मानव स्वतंत्रता रैंकिंग कितनी है, रेटिंग कितनी है? 6.81 है वार्षिक औसत, यानी एक प्रकार से पूरे विश्व की औसत की बात की गई, ठीक है। कितना है? तो 6.81। उसके अलावा इस रैंकिंग में अगर हम बात करें, सबसे पहले शीर्ष 5 देश कौन से हैं, यानी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर 5 देश कौन से हैं जो इसमें सबसे शीर्ष पर हैं? तो उनमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो एक प्रकार से नॉर्डिक कंट्रीज हैं या आपके यूरोपियन कंट्रीज हैं वो शीर्ष पर होंगे। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पर है, एस्टोनिया तीसरे पर है, डेनमार्क है चौथे पर और 5वें पर कौन सा है? तो आयरलैंड। ये शीर्ष 5 देश इस रैंकिंग में जो शीर्ष पर हैं। उसके अलावा भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है 3 अलग अलग श्रेणियों में जो है भारत की रैंकिंग, एक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में भारत 116वें पर है, आर्थिक स्वतंत्रता में 89 पर है, मानव स्वतंत्रता में 112 पर है। एग्जाम में पूछा जाए तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है कितनी? 112। कितनी है? 112 है भारत की रैंकिंग। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों नहीं। यहां पर अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसी को याद रखना है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 112 है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला कौन सा है? ईरान को CSW से बाहर कर दिया गया है। किसे? ईरान को। CSW क्या होता है? तो CSW जो है एक प्रकार का आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस है या आपका एक प्रकार से समूह है जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है। CSW जिसको हम लोग कहते हैं, ये आपका इसको जो है अभी हाल ही में ईरान को इस आपके महत्वपूर्ण ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ईरान में एक आंदोलन चल रहा था जिसमें ईरान ने जो है महिलाओं पर जबरदस्त अत्याचार किए हैं और इस अत्याचार की वजह से जो है जो आपका ईरान है इसको एक प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर जो संगठन है उसी की एक शाखा है CSW, जिससे बाहर कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन से देश को अभी हाल ही में जो है यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिकल एंड सोशल जो आपकी एक प्रकार से संगठन है उसकी आपका CSW जो शाखा है उसमें से बाहर किया गया है, नाम है ईरान का, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में स्थापना हुई थी और ये एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है और आपका इकोनॉमिक एंड सोशल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक कार्यात्मक आयोग है जिसमें मेंबर कितने हैं? तो 45 सदस्य हैं और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो 4 वर्षों का कार्यकाल होता है। यानी इसका कार्यकाल खत्म होना बाद में था, लेकिन अभी ही ईरान में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के कारण इसे इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। इसको बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नीचे डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका आपका क्या है? तो ये आपका भी हमने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र का एक आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यानी इकोनॉमिक और सोशल एक प्रकार से काउंसिल है ये आपका, जिसमें से ईरान को जो है बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगला है आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग। ये जो आपकी विश्व प्रतिभा रैंकिंग है इसको कौन जारी करता है? तो IMD के द्वारा जारी किया था। IMD का मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। और विश्व प्रतिभा जो सूचकांक है इसमें टॉप पर सबसे देश कौन सा है? सबसे शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड, उसके बाद स्वीडन है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, यानी टॉप पर है कौन सा? स्विट्जरलैंड। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो कोलंबिया है। शामिल देश इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है 52 रैंकिंग है भारत की। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला, टॉप पर कौन सा है? स्विट्जरलैंड, भारत की रैंकिंग क्या है? 52 है। सबसे अंतिम पर कौन सा देश है? तो कोलंबिया है। 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पूर्वी तिमोर। पूर्वी तिमोर जो है अभी हाल ही में इसे आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है। कौन सा?
आसियान के जो है 11वें सदस्य के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? पूर्वी तिमोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बार सभी लोग जो है कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आसियान जो एक संगठन है ये आपकी स्थापना कब की गई थी आसियान की। सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। अब बात करते हैं पूरे विश्व में जो आपके महत्वपूर्ण एक प्रकार से व्यक्तित्व हैं जिनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर या अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग विजेताओं के रूप में घोषित किया गया है, उनके बारे में। सबसे पहला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो आप चेहरा देख सकते हैं, काफी फेमस चेहरा है वर्तमान में। कौन है? तो यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं, नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इन्हीं को जो है एक प्रकार से यूक्रेन की भावना प्लस यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, दूसरा कौन सा है? तो इंटरटेनर ऑफ द ईयर। कौन सा? इंटरटेनर ऑफ द ईयर जो है ये किसको घोषित किया गया है? ये एक प्रकार से दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड ब्लैकपिंक है। और ये किसको घोषित किया गया है? तो नाम क्या है यहाँ पर आपका? एक प्रकार से एरोन जज। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम क्या है इनका? ये आप देख सकते हैं, दक्षिण कोरियाई एक पॉप है, नाम है बैंड ब्लैकपिंक को जारी किया गया है इंटरटेनर ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा? यहाँ पर एथलीट ऑफ द ईयर। एथलीट ऑफ द ईयर कौन बना है? तो नाम है एरोन जज। एरोन जज को आप देख सकते हैं, ये हैं जिनको जो है एथलीट ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड मिला है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है वो कौन सा है? हीरोज ऑफ द ईयर। हीरोज ऑफ द ईयर कौन है? द वुमेन ऑफ ईरान। अभी आपको हमने बताया भी कि ईरान में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण ईरान को CSW से बाहर किया गया है। और इन्हीं महिलाओं को जो है हीरोज ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड मिला है, द वुमेन ऑफ ईरान को दिया गया है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका आइकन ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो मिशेल योह। और अभी इनके बारे में हमने आपको बताया भी, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? मिशेल योह बनी है। और इन्हीं को जो है मलेशियाई अभिनेत्री हैं जिनको आइकन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सभी लोग एक बार कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, बिना पीछे के वीडियो देखे हुए, कि जो आया सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है ऑस्कर में। सभी लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका है इनोवेटर्स ऑफ द ईयर कौन बना है? तो इनोवेटर्स ऑफ द ईयर जो बने हैं एक प्रकार से ग्रेगरी रॉबिन्सन एवं जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली जो नासा की टीम है, उन्हीं को दिया गया है कौन सा अवार्ड? इनोवेटर्स ऑफ द ईयर। कौन सी? जेम्स वेब आपकी जो दूरबीन बनाई गई है, आपको पता है हमने बताया भी था, जेम्स वेब जो आपकी टेलीस्कोप है इसका निर्माण 3 महत्वपूर्ण संगठनों के द्वारा मिलकर किया गया है। यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा और नासा के द्वारा, तीनों के द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? नाम है मिकी गाइटन। एक अमेरिकी एक गायिका है, नाम क्या है? मिकी गाइटन। इनको घोषित किया गया ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है GPAI का भारत जो है अध्यक्ष घोषित किया गया है। भारत जो है आपका GPAI यानी एक प्रकार से पार्टनरशिप ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है भारत अध्यक्ष बना है। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इसका अध्यक्ष बना है, याद रखिएगा। और ये आपका जो GPAI है इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2020 में। दूसरा शिखर सम्मेलन पेरिस में हुआ था, फैशन की नगरी फ्रांस में। तीसरा हुआ था टोक्यो जापान में। और इसकी जो है चौथा जो बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है? तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, याद रखिएगा। उसके अलावा इससे संबंधित और पॉइंट की बात करें तो आपका जो GPAI है ये एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक एक पहल है जिसकी शुरुआत की गई है। उसके अलावा सदस्य राष्ट्रों के मध्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है एक वैश्विक साझेदारी है, जिसमें संस्थापक सदस्य कितने हैं? यूरोपियन संघ सहित 15 देश इसमें शामिल हैं। यूरोपियन संघ मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में तो आपको पता है 27 देश पहले से ही हैं। ठीक है, तो उसके अलावा वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 29 वर्तमान में। फाउंडर मेंबर थे 15, वर्तमान में है 29। ये आपके क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब आते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंडेक्स है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो नियमों के आधार पर चलते हैं, उसी आधार पर यह रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, सबसे पहले शीर्ष के जो 5 देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे टॉप पर दुनिया के सबसे शीर्ष देश कौन कौन से हैं? तो डेनमार्क यहाँ भी टॉप पर है।
डेनमार्क टॉप पर है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये टॉप के 5 देशेज हैं, जिसमें से भारत जो है, भारत का जो प्रदर्शन है वो भारत 2023 में इसमें 77 रैंकिंग है भारत की। भारत का स्कोर है 0.50 के स्कोर के साथ भारत 77वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैश्विक भूख सूचकांक। अभी हमने आपको बताया भी था कि वैश्विक भूख सूचकांक जो है, यानी आपका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत 107वें स्थान पर है। काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है। जितने भी पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं डियर, एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको जो है 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा, किसके द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया है। इसका संस्करण कौन सा है, तो याद रखिएगा ये इसका जो है 17वां संस्करण है। कौन सा, 17th इसका संस्करण है, और जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो है इस सूचकांक में कितने स्तरों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर टोटल 5 स्तर में डिवाइड किया गया है। यानी दुनिया के सबसे कम स्कोर वाले जो देश हैं निम्न श्रेणी में आएंगे, जिनका पॉइंट है लगभग 9.9 या उससे कम। ठीक है, उसके अलावा 10 पॉइंट से लेकर के 10.0 से लेकर के 19.9 तक जो है ये मध्यम के अंतर्गत आएंगे। 20 पॉइंट से लेकर के लगभग 34.9 तक जो है ये स्कोर के अंतर्गत जो आएंगे वो गंभीर की श्रेणी में आएंगे। उसके अलावा यानी कुपोषण की समस्या ज्यादा है वहां पर। ठीक है, 35 से लेकर के 49.9 तक के अंतर्गत जो देश आएंगे वो भयावह की श्रेणी में है, यानी वहां पर जो है कुपोषण की समस्या काफी ज्यादा है। उसके अलावा 50 या उससे अधिक के स्कोर की स्थिति में जो देश आएंगे, इसका मतलब है वहां पर भुखमरी, वहां पर कुपोषण चरम पर होगी। इस प्रकार से इनको जो है कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो 5 वर्गों में इनका डिवीजन किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 4 संकेतक हैं जिनके आधार पर जो है इस आपके सूचकांक को जारी किया जाता है। यानी जो आपका हंगर इंडेक्स है 4 महत्वपूर्ण आधारों पर इनको जारी करते हैं। जिन देशों में इन 4 आपके संकेतकों की स्थितियां खराब होती हैं, इसका मतलब है कि वो देश जो है इस सूचकांक में सबसे घटिया स्थिति में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 4 संकेतक कौन कौन से हैं उस देश में। बाल ठिगनापन कैसा है, बाल ठिगनापन का मतलब लोग जो बच्चे हैं, बच्चों का एक प्रकार से लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसके अलावा वो नाटे रह जा रहे हैं। ठीक है, बाल मृत्यु दर कैसी है, उसके अलावा अल्प पोषण है। अल्प पोषण का मतलब है खाने को कम मिल रहा है उनको, और बाल दुबलापन है, यानी शरीर से बिल्कुल हड्डी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण एक प्रकार से संकेतक हैं जिनके आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। 100 आधार बिंदुओं का पैमाना होता है, जिनमें अगर किसी देश को 0 मिला है तो इसका मतलब है उस देश में पोषण की स्थिति काफ़ी अच्छी है। लेकिन जिसको 100 मिला है, इसका मतलब है वहाँ पर बच्चे बस मरने वाले ही हैं, यानी बाल जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है, एक प्रकार से जो बाल मृत्यु दर है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, ठिगनापन काफ़ी ज़्यादा है, ये सारी स्थितियाँ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इस रैंकिंग में आपके जो हैं सबसे शीर्ष पर जो देश हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणाली और रूपांतरण व स्थानीय प्रशासन विषय पर केंद्रित थी। सार्क देशों में, सार्क देशों का मतलब क्या है, सार्क देशों में जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो सार्क कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम लोग जो हैं एक प्रकार से दक्षेश कंट्रीज भी कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसमें भूटान और मालदीव जो हैं इस श्रेणी में शामिल नहीं है। यानी ये 2 देश ऐसे हैं सार्क देशों में जिनको इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है, स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, और भारत ने जो है अपने देश में एक प्रकार से पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक अभियान संचालित किया था जिसका नाम है पोषण। पोषण जो अभियान है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, यानी हमारे देश में पोषण की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो है पोषण अभियान की शुभारंभ की गई थी 8 मार्च 2018 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे अंतिम देश कौन से हैं, यानी इस रैंकिंग में सबसे खराब स्थिति किसकी है, यही क्वेश्चन बनता है। सबसे खराब स्थिति कौन सी है, सबसे अच्छे देशों के बारे में यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, याद रखिएगा। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ पर है, तो यमन में, फिर मध्य अफ्रीकी, फिर मेडागास्कर, कांगो लोकतांत्रिक, फिर चाड, यानी सबसे ज़्यादा यमन में है। और भारत की रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी नहीं है, भारत की रैंकिंग है 107, और लास्ट ईयर भारत कितने पर था, तो भारत की रैंकिंग 101 थी। लगातार 3 वर्षों से भारत की रैंकिंग गिर
गिरती जा रही है। इसके पहले 91 थी, 91 से 93 थी, 93 से 101 और 101 से अब पहुंच चुकी है 107 पर। यानी भारत जो है इस रैंकिंग में लगातार जो है खराब प्रदर्शन कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला है आपका कौन सा इंडेक्स, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी दुनिया के सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में इस रैंकिंग में बताया गया है। कौन कौन सी रैंकिंग है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीट्स पर हैं, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है उनमें, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहले अगर बात करें, इस रैंकिंग को क्यूएस के द्वारा जारी किया गया है 8 जून को, ठीक है। क्यूएस के द्वारा जारी किया गया है, संस्करण कौन सा है, 19वां है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भारत की, तो भारत जो है, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत का जो सबसे शीर्ष पर संस्थान है उसका नाम है IISc बेंगलुरु। कौन सा, जो आपका भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में, ठीक है। इसको जो है ओवरऑल 155 रैंकिंग है, यानी पूरे विश्व में इसकी रैंकिंग 155 है, लेकिन भारत में इसकी रैंकिंग कितनी है, पहली है। यानी भारत में आप देख सकते हैं इसके पहले कोई नहीं है, सबसे टॉप पर 155 रैंकिंग पर है। 150 के अंदर भारत का एक भी संस्थान नहीं है, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना है। दूसरे पर कौन सा है, तो IIT बॉम्बे है, 172 पर है। तीसरे पर है IIT दिल्ली 174, चौथे पर IIT मद्रास 250 और IIT कानपुर जो हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उसकी रैंकिंग है 164। यानी आप देख सकते हैं टॉप 150 में जो है 264 है, याद रखिएगा, ठीक है। 264 है आपके IIT कानपुर रैंक की। तो ये 5 संस्थान हैं जिनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं टॉप 300 में स्थान मिला है। यानी अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है कि भारत ने टॉप 300 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं, तो 5 हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत ने इस QS रैंकिंग में जो है भारत की टॉप 150 में कितनी एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, रैंकिंग में शीर्ष 5 संस्थान पूरे विश्व में कौन है, यानी इस आपकी QS रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर 5 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं पूरी दुनिया की, तो सबसे पहले स्थान पर होगा आपका USA की, जिसको हम लोग कहते हैं MIT। इसी को जो है MIT के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कौन से, MIT है पहले स्थान पर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपकी दूसरे पर है। तीसरे पर स्टैनफोर्ड, ये भी आपकी USA में है। चौथे पर ऑक्सफोर्ड है और 5वें पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी दुनिया की ये 5 सबसे शीर्ष यूनिवर्सिटी हैं और भारत की सबसे शीर्ष यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलुरु। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप पर कौन सा है, तो IIT कानपुर है 264 पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगला जो आपका है यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण आपका अवार्ड है जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका संबंध है नोबेल पुरस्कारों से। नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जा चुका है, आपको पता है अक्टूबर के महीने में इसका वितरण होता है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार किसको किसको दिया गया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं किसकी, तो अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो है आपका यहाँ पर 3 एक प्रकार से जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया है अर्थशास्त्र के श्रेणी में, तो बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए जो है 10 अक्टूबर 2022 को जो है किसके द्वारा, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी, कौन सा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा जो है 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपके इकोनॉमी के नोबेल प्राइज से। वो 3 लोग कौन कौन हैं, तो याद रखिएगा, बेनेस बर्नाके जो आपके अमेरिकी के हैं, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। डगलस डब्ल्यू जो हैं ये आपके, ये भी USA से हैं। और फिलिप H ये भी USA से हैं। यानी 3 लोगों को जो है अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है और तीनों व्यक्ति कहाँ के हैं, तो तीनों लोग जो हैं अमेरिका से शामिल हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट पर आपका जो है यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज, कौन सा, चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया गया है, आपका द नोबेल असेंबल एंड कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा जो है दिया गया है। किसको दिया गया है, तो ये आपका जो अवार्ड है स्वांते पैबो कहाँ के हैं, तो स्वीडन के हैं, जिनको दिया गया है विलुप्त मानव नुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए जो है चिकित्सा संबंधित नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। उसके अलावा भौतिकी में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, तो भौतिकी में ये प्राइज आपका जो है 4 अक्टूबर को वितरित किया गया था। किसके द्वारा, तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा
तीन लोगों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल प्राइज, और ये तीन लोग कौन कौन हैं तो याद रखिएगा, पहला नाम है फ्रांस के हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरा नाम है अमेरिका के जॉन एफ क्लेजर, और ऑस्ट्रिया के हैं नाम है एंटोन जिलिंजर। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है भौतिकी का नोबेल प्राइज? तो क्वांटम मैकेनिक्स के विचित्र गुण, बेल असमानता के नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए जो है इन्हें भौतिकी के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका महत्वपूर्ण अवार्ड है, किस चीज का नोबेल प्राइज है? तो ये आपका शांति का नोबेल प्राइज, विश्व में पीस नोबेल प्राइज जो है आपको पता है भारत में भी मदर टेरेसा को दिया जा चुका है शांति का नोबेल प्राइज, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था लास्ट 2014 में। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा जिनको शांति के नोबेल प्राइज से भारत में सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? तो द नॉर्वेजियन नोबेल जो आपकी कमेटी है उसके द्वारा दिया जाता है, ओस्लो में है। 3 लोगों को दिया गया है, एक संस्था है, 2 संस्था है और एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है उनका नाम क्या है? तो एलएस आपका बियालात्स्की हैं, कहाँ से हैं? तो बेलारूस से इनका संबंध है, जिनको शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। दूसरा मेमोरियल है और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है जो आपकी कीव यूक्रेन में है। इन दोनों संगठनों को और एक व्यक्ति को जो है शांति के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अगला जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। कौन सा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये 6 अक्टूबर को वितरित किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। कौन देता है? स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। और किसको दिया गया है? तो ये फ्रांसीसी एक लेखिका है, नाम है एनी अर्नो। क्या नाम है? एनी अर्नो इनका नाम है। कहाँ से हैं? तो फ्रांस की हैं। क्यों दिया गया है? तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस की प्रथम महिला हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी आज तक फ्रांस के इतिहास में किसी भी महिला को साहित्य का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। ये पहली महिला है फ्रांस की जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये एक प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो नाम है वो पुरस्कार है रसायन विज्ञान का, यानी रसायन विज्ञान श्रेणी में केमिस्ट्री में कि आपके जो है किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका 5 अक्टूबर को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपका जो है मेडिकल साइंस में, इन तीनों क्षेत्रों में इन पुरस्कारों को जो है इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। ठीक है, ये तीनों पुरस्कार वितरित किए जाते हैं इसके द्वारा। प्राप्तकर्ता 3 लोग हैं, नाम क्या है? तो कैरोलिना आर बार्टोलजी हैं। कहाँ से हैं? तो अमेरिका से हैं। मॉर्टन मेडल आपका मेल्डल हैं, डेनमार्क से हैं। के बेरी सार्प्लेस है, कहाँ से हैं? तो अमेरिका से हैं। ठीक है, और इन्हें क्लिक केमिस्ट्री प्लस बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए जो है इस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस प्रकार से जिन जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है उन सबको हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1901 में शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं FATF की काली सूची। इसमें जो है किसको शामिल किया गया है? तो म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार में आपको पता है कि वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उनको कैद करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ ही साथ इस समय वहाँ पर आर्मी का तानाशाही रूल चल रहा है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में। और इसी वजह से जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के द्वारा जो है म्यांमार को ब्लैक सूची में डाल दिया गया है, याद रखिएगा। पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। और ये जो आपकी बैठक है कहाँ पर हुई याद रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर पूर्ण नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन से, एक प्रकार से ग्रे सूची में कौन कौन से शामिल हुए हैं? तंजानिया, मोजाम्बिक, कांगो, लोकतांत्रिक, इनको जो है FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसकी जो बैठक है इसमें म्यांमार को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है जब इसकी बैठक का आयोजन पेरिस में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन है? तो एक प्रकार से टी राजा कुमार जो है वर्तमान में FATF के जो हैं क्या है? तो प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा। टी राजा कुमार, जिनका संबंध कहाँ से है? तो सिंगापुर से है। और इसी बैठक में FATF की ये आपके म्यांमार जो देश है इसको ब्लैक सूची में डाला गया है, और हमने आपको बताया पाकिस्तान को बाहर किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नेपाल चर्चा में क्यों है? क्योंकि नेपाल में नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। इन्होंने जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, पहला पॉइंट। दूसरा है मलेशिया, ये चर्चा में क्यों है? तो मलेशिया में जो है अनवर इब्राहिम, नाम क्या है? अनवर इब्राहिम इनका नाम है, और ये मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अगले पॉइंट पे बात करें, नेक्स्ट हमारा है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन सा?
वैश्विक नवाचार सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये इंडेक्स है। वैश्विक नवाचार सूचकांक एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले अगर इस सूचकांक के बारे में बात करें तो ये आपका किसके द्वारा जारी किया जाता है? द पोर्टल्स इंस्टीट्यूट की एक शाखा है जिसका नाम है वीपो, यानी विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसी के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, जिसमें सहयोगी भूमिका किसकी रहती है? द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, ब्राजीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इकोपेट्रोल कोलंबिया की है और टर्किश एक्सपोर्टर्स। ये 4 महत्वपूर्ण संगठन हैं जिसमें प्रतिभागिता करते हैं, अपनी सहयोग देते हैं सूचकांक को जारी करने में। सबसे अगर इसमें बात करें, सबसे पहले इस आपके वैश्विक नवाचार सूचकांक का जो प्रकाशन है कब किया गया है? 29 सितंबर 2022 को किया गया है। जिसका संस्करण कौन सा है? तो ये 15वां इसका संस्करण है, जिसकी शीर्षक क्या है? नवाचार संचालित समृद्धि की भविष्य क्या है। ये इसका जो है शीर्षक है, जिसका 15वां संस्करण जारी किया जा चुका है। किसके द्वारा? तो वीपो के द्वारा। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले सबसे शीर्ष पर जो 5 एक प्रकार से देश हैं, सबसे टॉप पर इस रैंकिंग में सबसे 5 शीर्ष देश कौन से हैं? उनमें तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है। आपने देखा कई सारी रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा स्वीडन है, फिर यूनाइटेड किंगडम है और 5वें पर है नीदरलैंड। लेकिन भारत की रैंकिंग जो है कितनी है? तो 40 है भारत की रैंकिंग इस आपके बौद्धिक संपदा सूचकांक में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है। अगला है आपका एक और इंडेक्स है जिसका नाम है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, यानी ऐसे देश अपने देश जो खाद्य की सुरक्षा में बेहतरीन कदम उठा रहे हैं, यानी अनाज जो है उसके संरक्षण के लिए बेहतरीन व्यवस्था है उनके पास, ऐसे देशों की रैंकिंग जारी की गई है जिसका नाम है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, इस रैंकिंग को जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है आपका 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया है। कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 113 देश शामिल हैं और इसका संस्करण कौन सा है? तो 11वां संस्करण है इसका। ठीक है, 11वां संस्करण है। शीर्ष 5 देश कौन से हैं, यानी जिन्होंने वैश्विक खाद्य सूचकांक में बेहतरीन प्रदर्शन किया है? तो उसमें फिनलैंड टॉप पर है, आयरलैंड दूसरे पर है, नॉर्वे है, फिर फ्रांस है, फिर नीदरलैंड है। यानी सबसे शीर्ष देश है फिनलैंड, सबसे अंतिम पर कौन सा देश है? तो सीरिया है। अंतिम 5 देश हैं सीरिया, हैती, यमन, सिएरालियोन, बुरुंडी और मेडागास्कर, ये सबसे लास्ट के देश हैं। और बात करें अगर भारत की, तो भारत जो है आपकी इस रैंकिंग में यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है 2022 के सूचकांक में भारत 68 प्लेस पर है, 68वें स्थान पर है 58.9 के स्कोर के साथ में। ठीक है, अब हम लोग पहुंच चुके हैं भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु एक अंतर सरकारी एक प्रकार से समिति का गठन किया गया है। कौन सा? भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक अंतर सरकारी समिति में जो है भारत को चयनित किया गया है। और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है इसकी घोषणा कौन करता है? तो आपको हमने बताया है यूनेस्को के द्वारा। जो आपके विश्व विरासत हैं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, इन सब की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो मौखिक रूप से चल रही है, इसमें परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, धार्मिक एवं साहित्य आपके सामाजिक उत्सव, परंपरागत शिल्प कलाएं जिन्हें हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, यानी ऐसी संस्कृतियां जो काफ़ी लंबे समय बहुत ही पुराने टाइम से, बहुत ही पीछे से, पुराने समय से चली आ रही हैं, उन सब को जो है एक प्रकार से बनाए रखे हुए हैं। उन कलाओं को जो है एक प्रकार से हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं। ऐसी चीज़ों को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इसमें जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको हमने बताया यूनेस्को, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, और ये जो है आपका यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभी समय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र जो है आयोजित किया गया है। साथ ही साथ जो है भारत हेतु 2022 से 26 तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इसे भारत को अंतर सरकारी समिति का जो है सदस्य भी बनाया गया है। भारत को ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो कितने हैं? तो याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 14 है। वो कौन कौन से हैं? तो एक बार सारे पॉइंट आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है नोट जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला है रामलीला। रामलीला को घोषित किया गया था 2008 में। दूसरा है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, 2008 में इसको भी घोषित किया गया था। तीसरा है कुटियतम संस्कृत नाट्य कला है 2008 में, इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में स्थान दिया गया था। चौथा 2009 में रमन, ये गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा
टू कहाँ का है, तो केरल से इसका संबंध है, एक अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य है। याद रखिएगा 2010 में इसे यूनेस्को की इस विरासत में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। अगला है आपका जो 7वें नंबर पर है, ये कलबेलिया है, राजस्थान का एक लोकगीत है, नृत्य है कलबेलिया। याद रखिएगा आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कलबेलिया का संबंध निम्न में से कौन से राज्य से है, तो राजस्थान से है। 2010 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनाया गया है। छऊ नृत्य, कौन सा, छऊ, छऊ कहां से है, तो आपके झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्रचलित है, याद रखिएगा। लेकिन विशेष रूप से जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि छऊ का संबंध कहां से है, तो आंसर आपको झारखंड लगाना है। 2010 में इसको भी जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो है ये आपका ट्रांस हिमालयी लद्दाख में होता है और इसको 2012 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। संकीर्तन जो आपका है मणिपुर में होता है, ठीक है, एक अनुष्ठानिक गायक है, यानी एक प्रकार से जो वहाँ के अनुष्ठान में एक प्रकार से जो संगीत होता है, गान होता है, उस रूप में यहाँ पर इस नृत्य भी होता है, ढोल वादन होता है, इसको संकीर्तन कहते हैं मणिपुर में। इसे 2013 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल किया गया है। पंजाब का जो जडियाल गुरु के एक प्रकार से ठठेरों का जो पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए गए जो बर्तन हैं उनकी शिल्पकला को भी शामिल किया गया है 2014 में। उसके अलावा किसको किसको शामिल किया गया है, तो नेक्स्ट आपका जो है रिसेंटली आपका जो है योग को 2016 में आपको पता है योग दिवस मनाने की शुरुआत हो चुकी है, 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो योग को 2016 में शामिल किया गया है। 9 रोज 9 वर्ष का जो उत्सव है इसका जो आयोजन है 2016 में, इसको भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल किया गया। और सबसे रिसेंटली 2 महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, 2017 में जो है कुंभ मेला, जो प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन किया गया था, तब इसको जो है एक प्रकार से विश्व आपके अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, जबकि जो कोलकाता में दुर्गा पूजा होती है इसे भी 2021 में सबसे लास्ट में दुर्गा पूजा को जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में पूरे भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या कितनी है, तो टोटल 14 है। सबसे पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत की कौन सी बनी थी, नाम है रामलीला 2008 में। सबसे अंतिम कौन सी बनी है, तो नाम है दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की। कब बनी है, 2021 में। योग को शामिल किया गया था 2016 में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में आपके कुंभ को शामिल किया गया है 2017 में। ये 3 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में गलतियाँ नहीं होंगी, 100% फिक्स है। अब बढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। और आपको ये भी पता होगा लास्ट ईयर यूपीपीसीएस के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र आपके जो है जैव विविधता दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। हमने कई बार आपको बताया है, एक बार कमेंट में आंसर करके आप बताइएगा कि आपका जैव विविधता दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया हूबहू क्वेश्चन है। और इसका जो आयोजन है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो आपका COP15 है, इसका जो आयोजन है किया गया है कहाँ पर, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। कब किया गया है, 7 से 19 दिसंबर के बीच में। इसको COP15 के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। COP15 भी कहते हैं, जिसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है। आइए मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है कौन सा, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ठीक है। आपका एक 3 भारतीय शहरों को इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। भारत के कितने शहर शामिल हैं, तो भारत के 3 शहर इसके अंतर्गत शामिल हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कितने, भारत के 3 शहरों को जो है इसमें स्थान दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन, सबसे पहले पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस आपके यूनेस्को GNLC जो आपका यानी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जो है, इसके संस्थापक कौन है, यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के द्वारा स्थापना की गई थी। कब, तो 2012 में जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2012 में इसे लॉन्च किया गया था। उसके अलावा जो है इसमें वर्तमान में जो है अगर बात करें तो 2 सितंबर 2022 को इसको जो है एक प्रकार से जारी किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 44 देशों के आपके लगभग 44 देशों के कितने शहर शामिल हैं, 77। इन 77 आपके एक प्रकार से सिटीज में भारत के कितने हैं, तो 3, भारत के 3 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ये भारत के कौन से 3 शहर हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो 3 आपके भारत के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनका नाम है, याद रखिएगा। 3 आपके महत्वपूर्ण सिटीज का नाम क्या है, याद रखिएगा। एक है नीलंबूर, त्रिशूर, दोनों आपके केरल में है, और तीसरा है वारंगल। ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है, याद रखिएगा। ये 3 आपके महत्वपूर्ण सिटीज, इनके बारे में अगर हम बात करें तो पहला है नीलंबूर। ये इसका अन्य नाम क्या है, सागौन का एक स्थल है, ठीक है। ये सागौन का एक स्थल है।
पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य स्थल है। 1 लाख से कम जनसंख्या होने के बाद भी GNLC में शामिल होने वाला ये पहला नगर है, याद रखिएगा। नाम क्या है? तो नीलंबुर। दूसरा नाम क्या है? दूसरा आपका महत्वपूर्ण जो नाम है उसका नाम है त्रिशूर। ये भी आपका कहाँ पर है? तो केरल में है। त्रिशूर आपका याद रखिएगा कहाँ पर? केरला में है, और केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में ये लोकप्रिय है। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का स्थल है। आभूषण उद्योग विशेष रूप से सोने यानी स्वर्ण के लिए काफी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा त्रिशूर। और तीसरा जो ये स्थल है नाम है वारंगल। कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है, और तेलंगाना का एक शहर है और काफी महत्वपूर्ण एक पर्यटक स्थल है तेलंगाना का। ये आप लोग याद रखिएगा इस रिपोर्ट से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। कौन सा? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आपका जो अगली रिपोर्ट है। इसमें जो है इसको एक प्रकार से कितने देशों को शामिल किया गया है? तो कुल 146 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। 146 कंट्रीज इसमें शामिल हैं, जिसे विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, यानी इसका जो संस्करण है डियर, कौन सा है? ये 16वां संस्करण है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। दूसरा अगर बात करें इसमें आपके जो है रैंकिंग की, अगर सबसे पहले बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर कितना है? तो लगभग 68.1% है 2022 में। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 135 है। भारत के बारे में इसमें जानना इतना जरूरी है कि भारत की रैंकिंग है 135। उसके अलावा अन्य अगर बात करें शीर्ष 5 देशों की इसमें रैंकिंग क्या है, ठीक है। तो शीर्ष 5 देशों की रैंकिंग में सबसे पहले यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। कौन से हैं? तो आपके आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, आपके न्यूजीलैंड और आपका स्वीडन है शीर्ष में। अंतिम 3 देश कौन से हैं? तो लोकतांत्रिक गणराज्य है कॉन्गो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इस रैंकिंग में सबसे अंतिम पर शामिल हैं। और भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 135, ठीक है। ये आपकी महत्वपूर्ण रैंकिंग थी आपके इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। आपको पता है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा बन चुका है? उसका नाम है भारत, ठीक है। भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। और इस रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस का जो प्रकाशन है ये संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के द्वारा किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल जो एक प्रकार से विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा किया गया है। जनसंख्या प्रभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष में किया जाता है, जिसमें भारत जो है 2023 में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार में, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रकाशन किया गया है 11 जुलाई को। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो WPP की ये कौन सी रिपोर्ट है? तो 27वीं रिपोर्ट है, यानी आपकी जो है ये 27th रिपोर्ट है। वैश्विक प्रजनन दर कितना है इसमें? 2.3 है, जन्म प्रति महिला है, याद रखिएगा। उसके अलावा वैश्विक परिप्रेक्ष्य जो है 2021 वर्ष 2100 की जनसंख्या का अनुमान भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जन्म के समय जीवन की जो प्रत्याशा है वो कितनी है? लगभग 71 वर्ष जीवन प्रत्याशा, यानी एक व्यक्ति जो है कितनी उम्र तक जिएगा, ये लगभग औसत उम्र जो है लगभग बताई गई है 71 ईयर, ठीक है, 2021 में। और विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी पहुंच चुकी है? 8 अरब पहुंच चुकी है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है कौन? तो हमारा भारत बन चुका है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका सूचकांक है महत्वपूर्ण है वैश्विक शांति सूचकांक। कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक। अभी तक हमने लगभग 10 इंडेक्स डिस्कस किए हैं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस आपके सेशन में एक एक पॉइंट जो चीज़ें हैं डियर वो सारे की पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि दृष्टि जो बुक लॉन्च हुई थी उस पर संबंधित आपके सारे पॉइंट को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया गया है, ताकि आप लोग रिवाइज बेहतर तरीके से कर सकें, अपने एग्जाम में कुछ बेहतर कर सके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक शांति रिपोर्ट सूचकांक की। इसमें शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? तो पहले पर आइसलैंड है, दूसरे पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पर आयरलैंड, चौथे पर डेनमार्क और 5वें पर कौन है? ऑस्ट्रिया है। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर सर्वाधिक जो है अशांत देश कौन से हैं, यानी सबसे अशांत देशों की सूची में शीर्ष 5 कौन से हैं? रूस, सब यहाँ पर आपकी बात करें अगर सबसे लास्ट में सबसे अंतिम पर अफगानिस्तान है,
उसके बाद यमन है, फिर सीरिया है, फिर रूस है, फिर दक्षिणी सूडान है। यानी सबसे अशांत देशों में सबसे लास्ट में कौन है? तो अफगानिस्तान है। और सबसे टॉप पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड सबसे दुनिया का सबसे शांत देश है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारत की रैंकिंग की अगर बात करें इसमें, तो भारत जो है 135वें स्थान पर है 2.578 की स्कोर के साथ में। भारत की रैंकिंग क्या है? तो 135 है, याद रखिएगा। जेंडर गैप इंडेक्स में भी भारत 135 रैंकिंग पर है। इसके बारे में इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है ये आपका EPI 2022 1 जून 2022 को जारी किया गया है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है? 180 देशों को इसमें रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रोवाइड की गई है। यानी वर्तमान में पर्यावरण के ऐसे मुद्दे जो चर्चा में हैं, उन देशों के द्वारा उस मुद्दे पर किस प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है, इस आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया है, ठीक है। इसमें ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी प्रति 2 वर्ष पर जो है इसको प्रकाशित किया जाता है। इस रैंकिंग के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो इसको जो है किसके द्वारा? तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा तथा द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा, जो आपकी अर्थ साइंस कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा, यानी येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन दोनों के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में टॉप पर जो 5 देश हैं, सबसे शीर्ष 5 देश हैं इस आपके इन्वायरमेंट में, तो कौन कौन से हैं? तो डेनमार्क सबसे टॉप पर है, पहले पर है, यूनाइटेड दूसरे पर है, आपके तीसरे पर फिनलैंड है, माल्टा चौथे पर है और स्वीडन जो है 5वें स्थान पर है इस रैंकिंग में शामिल, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपके अंतिम 5 देश कौन से हैं? तो भारत की आप रैंकिंग देख सकते हैं कि भारत सबसे लास्ट में है, सबसे अंतिम देश है भारत, याद रखिएगा। भारत की स्थिति इसमें सबसे बदतर है, 180वें स्थान पर है। फिर म्यांमार है, वियतनाम है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। ये आपके महत्वपूर्ण रिपोर्ट से संबंधित पॉलिसी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 3 ही नीतिगत उद्देश्य रखे गए हैं: पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवन शक्ति तथा जलवायु नीति। इसको जो है पहली बार शामिल किया गया है, क्लाइमेट पॉलिसी को जो है इसके अंतर्गत पहली बार शामिल किया गया। नेक्स्ट हमारा है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है। अब जो है आपका नया सूचकांक कौन सा है? आपका नेक्स्ट है कौन सा? विश्व अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है एक प्रकार से IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जो आपका जारी किया गया कब से? तो 1989 से प्रकाशित होता है। किसके द्वारा? तो ये आपका IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें शीर्ष पर 5 देश कौन से हैं? तो टॉप पर है डेनमार्क, फिर स्वीडन, म्यांमार, सिंगापुर, स्वीडन और आपका हांगकांग, ठीक है। यानी पहले पर है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और हांगकांग है। उसके अलावा जो है आपका लास्ट में 5 देश सबसे कौन है? सबसे अंतिम तो वेनेजुएला है, अर्जेंटीना है, मंगोलिया है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्राज़ील है। और भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है आपके सूचकांक में 37 पर है, 37वें स्थान पर है, याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धात्मक यानी कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो आपका जारी किया जाता है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 37 है, ठीक है। विश्व अल्पसंख्यक सूचकांक कौन सा? विश्व वैश्विक जो आपकी अल्पसंख्यक रिपोर्ट है, पहली बार जो है GMR के अनुसार जो है भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बढ़िया देश है। हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? GMR वर्ल्ड जो आपकी अल्पसंख्यक रिपोर्ट है GMR के द्वारा जारी की गई, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि भारत जो है अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन देश है पूरे विश्व में। लेकिन भारत में उसका विरोध होता है, याद रखिएगा। कहते हैं भारत में अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, जबकि भारत को दुनिया का सबसे बेहतरीन अल्पसंख्यकों के लिए देश घोषित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। जारीकर्ता कौन है? तो पटना स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस जो है इसके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष जो आपके 3 देश हैं उनकी बात करें, टॉप पर भारत है, दूसरे पर दक्षिण कोरिया है, तीसरे स्थान पर कौन है? जापान। यानी भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ये दुनिया में 3 सबसे बेहतरीन देश हैं जहां पर एक प्रकार से जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है वो सबसे बेहतर है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो है
वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में अंतिम शीर्ष सबसे लास्ट में कौन से देश हैं जहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है? तो मालदीव है 95 पर, अफगानिस्तान है 96 पर, सोमालिया है 96 पर। ठीक है, तो ये देश जो है सबसे अंतिम पायदान पर है इस रैंकिंग में। अगला जो आपका है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, यानी दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं जो दान देने में सबसे आगे हैं? दान देने में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी दानी कर्ण हैं वो लोग, उनकी बात की गई है। तो ये आपका चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट का संस्करण कौन सा है? तो 12वां संस्करण है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो आपका है। और इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत जो है 57वां स्थान पर है, स्कोर है 40 भारत की। अन्य अगर बात करें सबसे पहले कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा दान करने वाले देशों में टॉप पर है? तो इंडोनेशिया शीर्ष पर है, केन्या दूसरे पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये शीर्ष 5 देश हैं दुनिया में सर्वाधिक दान करते हैं। याद रखिएगा इस आपके इंडेक्स में टॉप पर कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। नेक्स्ट हमारा है सतत विकास रिपोर्ट 2022। सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है, जिसका 7वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। और इसका जो रिपोर्ट है ये आपका सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। 7वां संस्करण है। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष यानी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ईयर 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट में जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक है और डैशबोर्ड है दोनों को शामिल किया गया है इस आपके महत्वपूर्ण इंडेक्स में। ठीक है, इसके अगर वैश्विक परिदृश्य की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, इसमें औसत SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपका सूचकांक स्कोर है कितना है? 66 है। कुल देशों की संख्या कितनी है? 163 है। 163 देशों को इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। पहले 5 कौन से देश हैं? फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है और ऑस्ट्रिया है। ये 5 देश हैं इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, चाड है, सोमालिया है, सूडान है। ये सबसे लास्ट के 5 देश हैं। और यहाँ पर भारत की स्थिति कितनी है? तो भारत जो है इस रैंकिंग में 121वें स्थान पर है भारत आपकी इस रैंकिंग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। कौन सा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है आपका, ये आयोजन 12 से 13 जनवरी के बीच में वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाना, यानी ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है दक्षिण के जो देश हैं उनको एक मंच पर इकट्ठा करना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसमें मेजबान कौन रहा है? भारत। वर्चुअल माध्यम से भारत ने इसकी मेजबानी की है। आवाज की एकता, उद्देश्य आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, ये इसका केंद्रीय थीम यानी विषय रखा गया है। और इसकी महत्वपूर्ण पहल क्या है? आरोग्य मैत्री। कौन सा? आरोग्य मैत्री जो है इसकी महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से इस आपके महत्वपूर्ण समिट के माध्यम से पूरे एशियाई देशों को एक प्रकार से एक मंच पर इकट्ठा करना है। नेक्स्ट हमारा है G20 शिखर सम्मेलन। कौन सा? G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। G20 शिखर सम्मेलन, आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्तमान में भारत के द्वारा की जा रही है। और ये 2023, जैसा कि हमने पहले आपको बताया भी था कि भारत जो है 2023 भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत G20 की भी अध्यक्षता कर रहा है, भारत SCO की भी अध्यक्षता कर रहा है। इस प्रकार से दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका महत्वपूर्ण विषय है। और G20 के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, सबसे पहला ये भारत जो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। G20 का कौन सा समिट है? 17वां समिट है। 15 से 16 नवंबर 2022 के बीच में आयोजन हुआ है आपका। ठीक है, G20 2022 का आयोजन जो आपका है ये भारत के G20 शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत इसमें शामिल थे। उसके अलावा केंद्रीय विषय क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। कहाँ पर हुआ था? तो बाली, इंडोनेशिया में। 17वां शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा। लेकिन जो 18वां शिखर सम्मेलन है आपके G20 का, वो कहाँ पर होगा? भारत में। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा पॉइंट की बात करें तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये क्या है? तो एक आपका इंडोनेशिया और यूएई की एक संयुक्त पहल है। किसकी? इंडोनेशिया और यूएई की एक संयुक्त पहल है। और नवंबर 2022 में 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 के दौरान जो है इस पहल को मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसको जो है लॉन्च किया गया था। किसके किसके बीच में है? ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, इंडोनेशिया और यूएई के बीच में। ठीक है, इंडोनेशिया और यूएई के बीच में। नेक्स्ट हमारा है आपका
18वां G20 शिखर सम्मेलन, सेम वही क्वेश्चन है। 18वां अभी हमने डिस्कस किया 17वें के बारे में, अब आपका है 18वां G20 आपका शिखर सम्मेलन। इसमें G20 सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जा रही है, तो भारत के द्वारा। ठीक है, भारत जो है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है अपने अमृत काल में, स्वतंत्रता के अमृत काल में। और इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट, विशेष आमंत्रित देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से देशों को इसमें आमंत्रित किया गया है विशेष रूप से। यूएई है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर और स्पेन। यानी ये ऐसे देश हैं जिनको भारत के द्वारा जब अध्यक्षता की जा रही है G20 की, उसमें आमंत्रित देश के रूप में इनको शामिल किया गया है। उसके अलावा कौन कौन है, नीदरलैंड है, मॉरिशस है, इजिप्ट है और बांग्लादेश। इन सभी देशों को इसके अंतर्गत बुलाया गया है। आयोजन अवधि क्या है, 9 से 10 सितंबर के बीच में। सम्मेलन का संस्करण कौन सा है, तो 18वां संस्करण है इसकी। और भारत में इसमें लोगो क्या है, तो याद रखिएगा इसका लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित होना। कौन सा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित। थीम क्या रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम। कौन सा, वसुधैव कुटुंबकम। यदि वसुधैव कुटुंबकम ना लिखा रहे तो एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, ये थीम हो सकता है, लिख लीजिएगा। नई दिल्ली इसका आयोजन स्थल है। इतने पॉइंट आपको भारत में हो रहे इस आपके G20 सम्मेलन से याद रखना है। उसके अलावा G20 जो आपका सम्मेलन है, इसका आगे सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है, तो 2024 में ब्राजील में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 में। ट्रॉइका में शामिल कौन कौन है, ट्रॉइका क्या होता है, तो याद रखिएगा ट्रॉइका का मतलब होता है, जैसे इस बार कहाँ पर हो रहा है, भारत में। इसके पहले यानी 2022 में कहाँ पर हुआ था और 2024 में कहाँ पर होने वाला है। इन 3 देशों के समूह को जो है ट्रॉइका के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो ट्रॉइका में कौन कौन शामिल है, तो याद रखिएगा भारत, कहाँ जहाँ पर आयोजन है इसके पहले कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया में है, और इसके बाद कहाँ पर होने वाला है, ब्राज़ील में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्न में से कौन सा देश ट्रॉइका में शामिल नहीं है G20 के। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। कौन सा, I2U2 शिखर सम्मेलन। I2U2 का मतलब क्या है, तो I2 का मतलब देखिए डबल I है और डबल U है। ठीक है, I का मतलब हो गया एक इंडिया हो गया, एक आपका इजराइल हो गया। दूसरा है U का मतलब USA हो गया, दूसरा हो गया UAE, यानी 4 देशों का एक समूह है जिसको हम लोग I2U2 के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा I2U2 का मतलब इंडिया, इजराइल, USA और UAE, 4 देशों का एक समूह है जिसे I2U2 कहते हैं। और ये 4 देश इस आपके महत्वपूर्ण एक प्रकार से समूह में शामिल हैं, जिसमें यहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है 18 अक्टूबर 2021 के दौरान। जो है इस आप ग्रुप को जो है एक प्रकार से जन्म दिया गया है, एक नया ग्रुप बना है 18 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, अगला आपका कौन सा है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर कौन सा है, तो एक आपका महत्वपूर्ण इसका जो है पहला जो शिखर सम्मेलन है 14 जुलाई 2022 को हुआ है। आभासी माध्यम से सम्मेलन के प्रमुख एक प्रकार से निष्कर्ष आ रहे हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला प्रथम शिखर सम्मेलन जो है खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा है। भारत का संदर्भ जो है, और भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला, 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा की गई है। हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की भी घोषणा हुई है। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं आपके इस I2U2 से संबंधित, जिसमें 4 देश शामिल हैं। एक प्रकार से आप क्वाड कह सकते हैं, ये भी एक क्वाड है। 4 देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। कौन सा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका कौन सा एक प्रकार से सम्मेलन है, तो 14वां है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो आयोजन कहाँ कब हुआ है, तो 23 से 24 जून के बीच में। कहाँ पर, तो चाइना में हुआ है। वर्चुअल प्रारूप में आयोजन किया गया है। अध्यक्ष कौन है, तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यानी जो ब्रिक्स है, आपके ब्रिक्स जो देश है, हमने आपको बताया है क्रम से इसकी अध्यक्षता की जाती है। यानी पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर आपका इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। यानी चाइना कर रहा है, इसका मतलब है अगले वर्ष जो है इसकी अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा, साउथ अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। समापन पर ब्रिक्स नेताओं के द्वारा बीजिंग घोषणा पत्र को जो है अंगीकृत किया गया है, और ये इसका 14वां संस्करण है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है
इसका विषय क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास हेतु एक नए युग की शुरुआत करना, इसका महत्वपूर्ण एक प्रकार से विषय है। देश कौन कौन से ब्रिक्स में है? तो 5 हमने आपको बताया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर की मेजबानी कौन करेगा? तो साउथ अफ्रीका, हमने आपको बता दिया कि क्रम से इसकी जो है मेजबानी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आपका प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। कौन सा? प्रथम भारत एशिया मध्य शिखर सम्मेलन। एक प्रकार से मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो वही देश जो आप लोग नामों को जिनको याद करने में काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये सारे जो देश हैं ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं देशों के साथ जो है ये सम्मेलन हुआ है, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ। 30वीं वर्षगांठ क्यों है? क्योंकि आपको पता है रूस के विभाजन के बाद 1991 के बाद ही इन सब का गठन हुआ था। ठीक है, रूस के विभाजन के बाद ही, यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ था उसके बाद ही इन देशों का गठन हुआ। तब से राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है, जिसके बाद इसका जो है आयोजन किया गया है। उसके अलावा जो है इसमें किस मेथड से हुआ है? डिजिटल माध्यम से। मेजबान कौन है? भारत है। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत, 6 देश जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। उसके अलावा अगला जो है मध्य एशिया शिखर सम्मेलन जो है कब आयोजित होगा? 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आपका कौन सा? 40वां एवं 41वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है 11 नवंबर न्योम पेन कंबोडिया में, कंबोडिया के द्वारा अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट आपका जो है अगला कौन सा है? तो इधर आपका है नोटो शिखर सम्मेलन। कौन सा? नोटो शिखर सम्मेलन। इसका संस्करण कौन सा है? तो 32वां संस्करण है, मैड्रिड में हुआ है। कहाँ पर? स्पेन में हुआ है। नोटो का मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। ठीक है, 33वां संस्करण है विलियनस, लिथुआनिया। 11 से 12 जुलाई 2023 को 33वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। 22वां हुआ है आपका, 32वां कहाँ पर हुआ है? तो स्पेन में। अगला जो आपका है नेक्स्ट कौन सा है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 14वां चाइना में हुआ है। 15वां संस्करण आपका कहाँ पर हो रहा है? तो अफ्रीका में 2023 में आयोजित किया जाएगा। अगला है चोगम शिखर सम्मेलन। तो जो चोगम शिखर सम्मेलन है इसका 26वां संस्करण किगाली, रवांडा में। कहाँ पर? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है रवांडा, यहीं पर किगाली में आयोजित किया जाएगा। जबकि 27वां जो है समोआ में 2024 में आयोजित होगा। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। कौन सा? COP15 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है आपका COP15, जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, इसका जो है पहला एक प्रकार से 2021 में इस सम्मेलन का जो पहला चरण है चाइना में आयोजित किया गया था 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। 7 से 19 दिसंबर 2022 के बीच में इसका जो दूसरा चरण है ये COP15 पार्ट 2 मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका जो है आयोजन किया गया था। उसके बाद दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में COP15 की जो अध्यक्षता है वो कौन किया? चाइना के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इसके सदस्य कितने हैं? तो 188 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 2 गैर पक्षकारों संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन सिटी, ये दोनों भी इसके अंतर्गत शामिल है। यानी कुल 188 मेंबर देश शामिल हैं। उसके अलावा 2 अन्य आपके अमेरिका और वेटिकन सिटी भी इसमें शामिल हैं। सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को जो है अपनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा? एपेक सम्मेलन, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो आपका कॉपरेशन सम्मेलन है उसके बारे में बात की गई है। इस सम्मेलन की जो आपका आयोजन है ये कौन कर रहा है? तो आयोजन स्थल है बैंकॉक, थाईलैंड। कब हुआ है? तो 18 से 19 नवंबर। ओपन कनेक्ट बैलेंस इसकी जो है थीम रखी गई है। उसके अलावा इसका जो अगला शिखर सम्मेलन है वो 2023 में कहाँ पर हो रहा है? यूएसए में होगा। 21 सदस्यीय एक आर्थिक मंच है एपेक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्वीडन में। ठीक है, इसका मुख्यालय स्वीडन में है। अगली बार जो है इसका जो आयोजन होने वाला है वो कहाँ पर होगा? 2023 में ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कौन सा? 65 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। कौन सा? 65वां राष्ट्रमंडलीय जो आपका सम्मेलन है इसके बारे में बात की गई है। इसका संस्करण कौन सा है? 65 है। आयोजन जो आपका है ये कब हुआ है? तो 20 से 26 अगस्त के बीच में आयोजन किया गया है। ठीक है, तिथि क्या है? तो यहाँ पर आपके एक प्रकार से इसका जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये मिसिंग हो गया है। ठीक है, ये आपका जो स्थल है, स्थल कौन सा होगा? हैलिफैक्स कनाडा में आयोजन किया जाएगा। तिथि क्या है?
तो 20 से 26 अगस्त के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाएगा 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की। इसका मुख्य विषय क्या रखा गया है, तो इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट जो है इसकी एक प्रकार से थीम बनाई गई है, मुख्य विषय है। और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया है, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं जिनका संबंध राजस्थान के कोटा से है, याद रखिएगा, ओम बिरला जिनका नाम है, ये इसके मुख्य एक प्रकार से नेतृत्व करता रहे हैं भारतीय प्रतिनिधि मंडल के। ठीक है, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट समिट है वो है पांचवा, कौन सा है, पांचवा पेरिस पीस फोरम 2022। इसका जो आयोजन स्थल है पांचवें पीस फोरम का कहां पर हुआ है, फ्रांस में। ठीक है, थीम क्या है, राइडिंग आउट द मल्टी क्राइसिस, इसकी जो थीम रखी गई है 11 से 12 नवंबर के बीच में आयोजन किया गया है। और संस्करण कौन सा है, तो पांचवा इसका संस्करण है। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो आपका ये इंडेक्स है ये विशेष रूप से ऐसे देशों के लिए, ऐसे एक प्रकार से शहरों के लिए है जहां पर जिसके कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा देश जो है रहने लायक महंगा है, कौन सा देश सस्ता है। इस आधार पर जो है इसमें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो आपका है, सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 में जारी किया गया, किसके द्वारा, EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसमें कितने शहरों को रैंकिंग दी गई है, टोटल 172, 172 ऐसे शहर हैं जिनको रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है, याद रखिएगा 172 शहरों को। न्यूयॉर्क शहर जो है कीमत के आधार पर ये आपका एक प्रकार से शहर है, याद रखिएगा सबसे महंगा, सबसे महंगे सिटी में दो आपके सिटी हैं, एक है न्यूयॉर्क, दूसरा है सिंगापुर। दो आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जो है सबसे महंगे सिटी हैं दोनों एक प्रकार से रहने के लिए। अब बात करते हैं सबसे एक प्रकार से एक प्रकार से ऐसे सिटी जो सबसे सस्ते हैं पूरी दुनिया में, तो एक है दमिश्क आपका सीरिया में, विश्व में रहने के लिए सबसे शहर एक प्रकार से सबसे सस्ता सिटी है, लेकिन रहने कौन जाएगा, आतंकवादियों का गढ़ है दमिश्क, याद रखिएगा, तो रहने कौन जाएगा, इसी वजह से काफ़ी सस्ता है। उसके अलावा भारत में अगर बात करें तो बेंगलुरु 161 पर है, चेन्नई 164 पर है और अहमदाबाद जो है 165 पर है रहने योग्य शहरों में जिनकी लाइवलीहुड एक प्रकार से खर्च के मामले में। ठीक है, उसके अलावा अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो अगला है आपका स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। दुनिया के सबसे जो महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हैं उनकी सूची जारी की गई है, उनमें स्काई ट्रैक्स जो आपका है, ठीक है, वर्ल्ड एरोपेट जो आपका एयरपोर्ट अवार्ड है, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें दुनिया के 5 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, सबसे पहला जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है हमद, कौन सा, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका है कहां पर है, कतर में है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो टोक्यो है। और याद रखिएगा इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगातार कई वर्षों से बन रहे हैं। तीसरा आपका है सिंगापुर चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टोक्यो नरिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 5वें पर है इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो आपका दक्षिण कोरिया में है। यानी ये 5 जो हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए हैं, जिनको इस लिस्ट में स्थान दिया गया है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पर है, तो दिल्ली में है। और आपको अभी 2-3 दिन पहले ही हमने बताया था कि नई दिल्ली में ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। उसके अलावा दूसरे यानी सेकेंड रैंकिंग पर कौन है, भारत में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहां पर, हैदराबाद में। यही वो हैदराबाद है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है लगातार दूसरी बार। तीसरे स्थान पर यहां पर आप देखेंगे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। यहीं पर हमने कल आपको बताया भी था, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमने डिस्कस भी किया है। केम्पेगौड़ा की मूर्ति बनाई गई है, बेंगलोर के संस्थापक थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहां पर है, मुंबई में है। यानी ये भारत के 4 सबसे शीर्ष हवाई अड्डे हैं जो सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल हैं, जिनको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला है वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन। कौन सा, वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन एक बना है। ये गठबंधन क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये आपका
मिस्र के शर्म अल शेख में जो आपका कॉप 27 का आयोजन किया गया था, ठीक है, कांग्रेस ऑफ पार्टीज 27 का जो आयोजन हुआ है कहां पर किया गया था? मिस्र में एक जगह है जिसका नाम है शर्म अल शेख, यहीं पर आयोजन हुआ है। 9 देशों के द्वारा इस गठबंधन में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी इस गठबंधन में कितने देश शामिल हो रहे हैं? 9 देश इसके अंतर्गत शामिल हो रहे हैं, याद रखिएगा। वो 9 देश कौन कौन से हैं? तो बेल्जियम है, कोलंबिया है, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। ये 9 ऐसे देश हैं जो इस गठबंधन के अंतर्गत शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या होता है? तो एक प्रकार से ये कई सारे, एक प्रकार से जो आपके जो बंदरगाह हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। और अभी हाल ही में जो है भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों को जो है इससे सम्मानित किया गया है। 2 भारतीय समुद्र तट, थुंडी, लक्षद्वीप, कदमत। जो थुंडी है लक्षद्वीप में है और कदमत, ये दोनों जो आपके हैं, इसको 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, ठीक है। दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं, थुंडी और कदमत, ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। उसके अलावा कैसे दिया जाता है, कौन से आधार पर दिया जाता है? तो 4 श्रेणियों में, पर्यावरणीय शिक्षा एवं सूचना के आधार पर, स्नान योग्य जल की गुणवत्ता के आधार पर, पर्यावरण प्रबंधन के आधार पर और समुद्र तटों में सुरक्षा एवं सेवाओं के आधार पर जो है ये दिया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। इसमें भारत के कितने तट शामिल हो चुके हैं अब? यानी इन 2 तटों को ब्लू फ्लैग 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिलने के बाद जो है भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन तटों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो वर्तमान में 12। कितनी है? 12 हैं। 12 कौन कौन से हैं? पहला आपका है शिवराजपुर, गुजरात। कौन सा? पहला जो आपका है शिवराजपुर है, गुजरात। दूसरा है घोगला, दीव में है। तीसरा है पटबिद्री, कर्नाटका में है। चौथा है कासरगोड, कर्नाटका में है। 5वां है आपका कप्पड़, केरल में है। 6ठा आपका कोवलम है, तमिलनाडु में। 7वां है ईडन, कहाँ पर है? पुडुचेरी में है। 8वां है ऋषिकोंडा, आंध्र प्रदेश में है। गोल्डन, ओडिशा में है। 10वां है आपका कौन सा? राधानगर। स्वराजद्वीप कहाँ पर है? ये आपका अंडमान निकोबार में। थुंडी, तट और कदमत ये दोनों लक्षद्वीप के हैं जिनको अभी हाल ही में दिया गया है। इस प्रकार से टोटल भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले तटों की संख्या हो चुकी है कितनी? तो 12 हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। भारत और बांग्लादेश समझौते के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के जो है एक प्रकार से उनकी संबंध के लगभग 50 से ज़्यादा वर्ष भी पूरे हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। तो उस समय ब्रिटेन की एक प्रकार से बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी भारत की यात्रा पर आई थी, शेख हसीना जिनका नाम है, याद रखिएगा। तो पहला है ऊर्जा, मैत्री ऊर्जा समझौता संयंत्र। एक प्रकार से मैत्री ऊर्जा संयंत्र जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये आपका रामपाल खुलना, बांग्लादेश में स्थापित होगा। कहाँ पर? रामपाल खुलना, बांग्लादेश में स्थापित किया जाएगा। और ये सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित एक ताप ऊर्जा संयंत्र है। प्रथम इकाई का जो अनावरण है ये भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत और बांग्लादेश के दोनों के प्रधानमंत्री के द्वारा इसके पहली इकाई का अनावरण किया गया है। और इसका कहाँ पर ये ओपन हो रहा है? तो रामपाल खुलना, बांग्लादेश में। दूसरा अगर बात करें तो भारत बांग्लादेश पाइपलाइन है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण जो है ये भारत बांग्लादेश पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 131 किलोमीटर, 131 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। याद रखिएगा जो पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है इसमें इसका जो उद्घाटन है ये सितंबर 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके दोनों लोगों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन 18 मार्च 2023 को अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। 18 मार्च 2023 को, जिस वजह से ये चर्चा में है। भारत और बांग्लादेश की पाइपलाइन जिसकी लंबाई लगभग 131.57 किलोमीटर है। सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का निर्माण ये किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है, ठीक है। और हमने आपको बताया भी था ये क्यों हुआ है, क्योंकि अभी तक तुर्की जो है इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन तुर्की के मानने के बाद तुर्की ने भी अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है। ये आपको याद रखना है। अगला है लद्दाख एवं मयूरभंज। इसको जो है भारत के
विश्व के 50 सबसे महानतम स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी विश्व के जो 50 सबसे महानतम स्थल हैं उसमें भारत के 2 स्थलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? मयूरभंज जो आपका उड़ीसा में है, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, 2 स्थलों को किसके द्वारा? तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के 2 स्थलों को स्थान दिया गया है। वो 2 स्थल कौन कौन से हैं? लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा है उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला है आपका रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। कौन सा? रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन। ये क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के द्वारा जो है सतत समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च किया गया है। किसे लॉन्च किया गया है? ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च किया गया है सितंबर 2022 में। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है इस पॉइंट से संबंधित। और दूसरा जो आपका है वो कौन सा है? 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। ये किसको दिया गया है? तो 3 भारतीयों को इसमें अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड मिला है। कौन कौन है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? अभय शोई को दिया गया है। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है ईसा अंबानी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अनिल मणि भाई नाइक को दिया गया है। यानी 3 अलग अलग श्रेणियों में जो है इस आपके 12वें फोर्ब्स अवार्ड लीडरशिप जो अवार्ड है इसमें 3 अलग अलग श्रेणियों में 3 भारतीयों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो आपका है महत्वपूर्ण है, कौन सा? ये है द एग्रीकल्चर इनोवेशन क्लाइमेट फॉर क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? जो अगला महत्वपूर्ण है क्या है? द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, जिसको हम लोग AIMOUC के नाम से जानते हैं। इसकी जो है शुरुआत की गई थी नवंबर में 2021 में और 22 फरवरी 2023 को भारत इसमें शामिल हो गया है। और इस प्रकार से भारत के शामिल होने के बाद वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी है? तो वर्तमान में 47 मेंबर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका और UAE के द्वारा पहल पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। नेक्स्ट आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत। कौन सा? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? तो एक शांति सेना है। शांति सेना में कई सारे देशों की सेनाएं शामिल हैं और भारत के द्वारा शांति सैनिकों के खिलाफ जो है अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च तिथि कौन सी है? 15 दिसंबर 2022 को और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया है। अध्यक्ष कौन है? तो भारत है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, फ्रांस है, मोरक्को है और नेपाल इसमें शामिल है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में। ठीक है, यानी एक प्रकार से जो शांति सैनिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको जो है एक प्रकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है PBC यानी शांति निर्माण आयोग। कौन सा? शांति निर्माण आयोग। अभी हाल ही में शांति निर्माण आयोग का एक नया मेंबर बना है। नाम क्या है? नेपाल। नेपाल में नए राष्ट्रपति भी बने हैं, नेपाल में नए प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और नेपाल जो है शांति निर्माण आयोग का एक नया सदस्य बना है। दिसंबर 2022 में चयनित किया गया है, जिसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है? तो 2 वर्षों के लिए नेपाल का कार्यकाल होगा शांति निर्माण आयोग में। 1 दिसंबर को क्या इंपॉर्टेंट है? तो 1 दिसंबर को जो है भारत को जो है इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता किसको सौंप दी थी? G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है इंडोनेशिया से लेकर के। दूसरा है सेंट्रल बैंक अवार्ड 2022-23 किसको दिया गया है? तो भारत के जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। कौन सा अवार्ड? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ऑपरेशन कावेरी नेक्स्ट हमारा है। कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। 2 ऑपरेशन इसके पहले हमने आपको बताया भी है। ऑपरेशन गंगा कहां पर चलाया गया था? तो यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति कहां चलाया गया था? तो अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। उसी प्रकार से ऑपरेशन कावेरी संचालित किया जा रहा है। कहां से? सूडान से जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहां गृह युद्ध की स्थिति है इस समय सूडान में। ठीक है, तो सूडान में चलाया गया है कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन यहां पर कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी जो आपका, इसमें भारत के कौन कौन से युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं? तो 3 महत्वपूर्ण युद्धपोत शामिल हैं। कौन सा? C-13Z विमान है, INS सुमेधा युद्धपोत है और INS तेगा युद्धपोत, यानी 2 युद्धपोत हैं और 1 विमान इसमें शामिल है, जिनको आप लोगों को याद रखना है INS कावेरी में, जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका इंपॉर्टेंट अगला जो पॉइंट है वो है मैनुला। कौन सा? मैनुला रोकाबोटे। ये कौन है? तो मैनुला रोकाबोटे जो है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं और इसी वजह से चर्चा में है। नाम क्या है? मैनुला रोकाबोटे। और अगला नाम है नाइजीरिया के जो है, अभी हाल ही में नाइजीरिया में जो है यहाँ पर
बोला अहमद अदेकुनले टिनबू, इनको जो है राष्ट्रपति का पद इन्होंने ग्रहण किया है। कहाँ के? तो ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो वियतनाम। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वो वैन थुओंग। क्या नाम है? वो वैन थुओंग इनका नाम है, याद रखिएगा। कहाँ के? तो ये जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है? तो आपका नेपाल। नेपाल जो है, यहाँ पर नेपाल में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, अभी आपको हमने बताया। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन? पहला, प्रधानमंत्री कौन बना है, राष्ट्रपति कौन बना है और उपराष्ट्रपति कौन बना है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोस में कौन कौन सी स्थितियां हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से ये चीज़ें याद होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है वो है इजराइल। इजराइल में जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल में नए प्रधानमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इन्होंने प्रधानमंत्री का एक प्रकार से पदभार ग्रहण किया है। मलेशिया में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मलेशिया में नए प्रधानमंत्री 10वें प्रधानमंत्री मलेशिया के बने हैं, नाम है अनवर इब्राहिम। और इसके अलावा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन दूसरे देश में प्रधानमंत्री बने हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है, याद रखिएगा। कौन सी पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध है इनका, और नाम क्या है? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं प्रधानमंत्री जो अलग अलग देशों में वर्तमान में बने हैं। और इसी के साथ सबसे लास्ट पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहला क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र वर्ष। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक पॉइंट यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं लास्ट इस तरफ से। ठीक है, पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष या फिर आप कह सकते हैं आपका मक्का दिवस, मक्का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किसको? वर्ष 2023 को। ठीक है, दूसरा जो आपका है महत्वपूर्ण, 2023 शांति की गारंटी के रूप में संवाद का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। किसे? 2023 को। तीसरा है कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2024 को। अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष। कौन से ईयर को घोषित किया गया है? 2025 को। अगला है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रिजलैंड्स एंड पेस्टोरल लिस्ट, जो आपका वर्ष है 2026 को घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र दशक की अगर बात करें तो 2014 से जो 24 है इसको सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। कब से कब तक? 2014 से लेकर के 2024 तक के दशक को घोषित किया गया है यूएन के द्वारा। उसके अलावा अफ्रीकी कुल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से 24 तक को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोषण पर कार्यवाही के लिए। कौन सा? पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक 2016 से 25 तक। और अफ्रीकी हेतु तृतीय औद्योगिक विकास दशक जो है ये भी आपका 2016 से 2025 को घोषित किया गया है, दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गरीबी उन्मूलन हेतु तृतीय संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये कब घोषित किया गया? 2018 से 2027 तक। 2018 से 2027 ये जो दशक है इसको घोषित किया गया है गरीबी उन्मूलन हेतु तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में। शांति का नेल्सन मंडेला दशक 2019 से 28। पारिवारिक कृषि का संयुक्त राष्ट्र दशक ये भी आपका 2019 से 28 को घोषित किया गया है। उसके अलावा 2021 से 30 तक में आपके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कौन कौन से? विकास हेतु कौन सा? सतत विकास हेतु समुद्र विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का संयुक्त राष्ट्र दशक भी घोषित किया गया 2021 से 30। संयुक्त आपके स्वस्थ आयु वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र दशक भी घोषित किया गया है। और सबसे जो अंतिम है देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 2032 तक इसे घोषित किया गया है। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण दशक हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रकार से आपके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दृष्टि में, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं सर्वाधिक थी,
उन सब को जो है हमने आपने इस टॉपिक में कवर किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये सारी पॉइंट पसंद आए होंगे। और याद रखिएगा ये सारे जो आपके पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं डियर, याद रखिएगा। और साथ ही साथ एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन हैं आप सभी लोग एक बार कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा कि आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा है, एनालिसिस कैसी रही है। और एक बार सेशन को सभी दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और ये विशेष पहल आप लोगों के यूपीपीसीएस एग्जाम में आप सभी लोग सक्सेस हो उसके लिए की जा रही है, तो आप लोग के लिए सफलता भी होगी एक प्रकार से बहुमूल्य। ये सारी क्लासेस हैं, सभी चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। दृष्टि जिन्होंने नहीं पढ़ा है सारी चीज़ों को एनालिसिस किया गया है, एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद रिवीजन के रूप में आप ये सारी क्लासेस देख सकते हैं। मिलते हैं फिर से नए सेशन में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।